महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सवसावुणं। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वे सिंह पडमं अवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय जो हमने लिया है वह है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली एवं वर्तमान शिक्षा प्रणाली। यानी हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली कैसी थी और वर्तमान की शिक्षा प्रणाली कैसी है। दोनों के गुण भी देखेंगे, दोष भी देखेंगे और उसके बाद में क्या वास्तव के अंदर दोनों के मिश्रण से सही शिक्षा प्रणाली बन सकती है। और इस बात को हमारी भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के अंदर नई शिक्षा प्रणाली जो ली है उसके अंदर गुरुकुल के एलिमेंट को भी जोड़ा है। तो पहले हम गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में जो वर्ण व्यवस्था थी उसके अंदर कुल 4 तरह के जो है आश्रम व्यवस्था थी। उसमें 4 तरह के आश्रम, यानी पहले जो है व्यक्ति 100 वर्ष जिया करता था। यह प्रकृति का वरदान था कि जीवेत शरदम, 100 वर्ष तक जियो। उसके अनुसार हमारी पूरी लाइफ को डिजाइन किया गया था। प्रथम 25 वर्ष जो शिक्षा के हुआ करते थे, इसके अंदर विद्यार्थी गुरुकुल में जाकर के शिक्षा लिया करता था और एक 26 साल से लगा करके 50 वर्ष की उम्र तक वह गृहस्थ जीवन में रहता था। 51 से 75 तक वानप्रस्थ जीवन था और 76 से 100 वर्ष तक संन्यास जीवन था। अभी हम बात करेंगे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, यानी 25 वर्ष की अवस्था तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों तरह के वर्ण के लोग अपने अपने गुरु के पास में गुरुकुल में जाकर के शिक्षा लिया करते थे और अलग अलग ऋषियों के अलग अलग गुरुकुल थे। अब थोड़ा हम गुरुकुल की जो वहां की व्यवस्था है उसके बारे में बताना चाहते हैं कि गुरुकुल हमेशा प्राकृतिक स्थानों पर बने हुए होते थे, पहाड़ों की गोद में होते थे, जहां कलकल करती नदियां बहती थी, चारों तरफ हरियाली हरियाली थी और फल देने वाले जो पेड़ हुआ करते थे, चिड़ियां चहचहाती थी, मोर नाचते थे और चाहे वाइल्ड एनिमल हो चाहे दूसरे एनिमल हो, सब अपनी शत्रुता भुला करके वो जो है सभी अपने अपने स्थान के ऊपर निवास करते थे। उस प्रकृति के विहंगम दृश्य को निहारा जाए तो हमें प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। ऐसी हमारी वो प्राकृतिक छटा थी। उसमें जो लकड़ी इत्यादि के जो बना घास फूस के जो है घर बना करके और गुरुकुल बनाए जाते थे और वहां पर शम
और शम की नीति लागू की जाती थी। सम का मतलब समता भाव, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ जो है उसमें समन रहे, उसके अंदर समता भाव रहे। विद्यार्थी क्रोध का शमन करे, अहंकार का शमन करे, माया का शमन करे और लोभ का शमन करे, ये समभाव की नीति थी। दूसरी थी शम। शम का मतलब अगर आपको क्रोध आ भी जाए तो उसका उपशमन करो, उसको बाहर व्यक्त मत होने दो, अहंकार को बाहर व्यक्त मत होने दो, छल कपट आप करो ही मत। और लोभ है, वह लोभ हमारे लिमिट के अंदर होना चाहिए। ऐसी शिक्षा गुरुकुल प्रणाली में दी जाती थी। गुरुकुल प्रणाली की शिक्षा मूल्यों की शिक्षा हुआ करती थी और वो शिक्षा एक अच्छा इंसान बनाने की शिक्षा हुआ करती थी कि एक अच्छा इंसान बनकर के जब गृहस्थ जीवन के अंदर जावे तो अपना जीविकोपार्जन भी कर सके, बाल बच्चों को अच्छे संस्कार भी दे सके, माँ बाप की सेवा भी कर सके। और जो गृहस्थ जीवन का एक मुख्य अंग होता है अतिथि देवो भव, बाहर से कोई अतिथि भी आ जाता है उसका सत्कार किया जाए। अतिथि यानी जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती है, वह कभी भी आ सकता है, तो इसीलिए उसकी सार संभाल, उसकी आवा भगत और उसके साथ में अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। ये हमारी संस्कृति थी और गुरुकुल एजुकेशन के अंदर इसको पूरा अच्छी तरह से बताया जाता था कि अतिथि का जो है आप सत्कार करो। तो इस तरीके से इन मूल्यों की शिक्षा देकर के और छात्र को जो है बहुत ही सुसंस्कारी बनाया जाता था। शिक्षा के सब सूत्र दिए जाते थे, वेद, पुराण, उपनिषद और त्रिपिटक, ब्राह्मण और आगम, ये सारे पढ़ाए जाते थे। अलग अलग विषय जो हुआ करते थे, जिस जिस लाइन के विद्यार्थी होते थे उनको वैसे वैसे विषय पढ़ाए जाते थे। जैसे कि क्षत्रिय विद्यार्थी होते थे, उनको जो है उनका शरीर मजबूत बने इसके लिए आसन प्राणायाम वगैरह भी कराए जाते थे। और साथ साथ में उनको जो लड़ाई की शिक्षा है, भाला है, तीर है, तलवार है, ये भी इससे भी लड़ना सिखाया जाता था। और जो क्षत्रिय के साथ के अंदर जो वैश्य हुआ करते थे, तो किस तरीके से लेखा जोखा रखना, हिसाब करना, खेती बाड़ी करना, ये सब वैश्यों को इसकी शिक्षा भी दी जाती थी। जैसे कि आजकल जो हमारी साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, बायोलॉजी, कॉमर्स और आर्ट्स की शिक्षा दी जाती थी, वहां पर उस वक्त जैसी हमारे समाज की रिक्वायरमेंट होती थी, समाज के अंदर जिस चीज का प्रचलन होता था उसकी शिक्षा दी जाती थी, ताकि गृहस्थ जीवन में आकर के वो रोजोन्मुखी बन सके। तो हम जो है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में 25 वर्ष की उम्र तक शिक्षा दी जाती थी और विद्यार्थी अपने गुरु से बहुत सीखता है। गुरु का अर्थ होता, गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है और वो विद्यार्थी के भीतर एक ज्ञान का दीपक जला देता है, जो जीवन भर सतत जलता रहता है। यानी सतत उसके अंदर ज्ञान जो है वो रोपित कर देते, ज्ञान दे देते थे विद्यार्थी को। उस ज्ञान को पाकर के वो सनातन सत्य, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत वो शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सकते थे। ऐसा मजबूत विद्यार्थी को बना दिया जाता था। यानी वह शिक्षा व्यक्ति को जो है कहना चाहिए आज की भाषा के अंदर इंटेलेक्चुअल और इंट्यूशनल दोनों बनाती थी। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अंदर जो है हमारा मानसिक विकास के साथ साथ भावनात्मक विकास भी होता था, क्योंकि जितना भी जो है ये हमारा सम, शम और श्रम, श्रम का मतलब परिश्रम करना, हर कार्य विद्यार्थी को अपने हाथ से करना होता था। पानी लाना, लकड़ी लाना,
बनाना, भोजन बनाना इत्यादि इत्यादि सब काम विद्यार्थी अपने हाथों से किया करते थे, ताकि कि उनको हुनर हो जावे और गृहस्थ जीवन के अंदर कभी भी ऐसा काम पड़ जावे तो वह जो है हुनर उसको आना चाहिए, काम अटकना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से विद्यार्थी को गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में होलिस्टिक बनाया जाता था। ज्ञान के साथ साथ के अंदर प्रज्ञा को जागृत किया जाता था। बुद्धि और प्रज्ञा का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में होता था, और जिसके पास बुद्धि और प्रज्ञा दोनों होती है वह व्यक्ति कभी भी अहंकार नहीं कर सकता, वह कभी भी समाज में शोषण नहीं कर सकता, वह कभी भी समाज में अपराध नहीं कर सकता, वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ में कभी भी अभद्र व्यवहार नहीं कर सकता। तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का मुख्य कार्य था कि बुद्धि और प्रज्ञा का समन्वय, इंटेलिजेंट और जो है वो इंट्यूशनल दोनों ही बनाए जाते थे। अब हम वर्तमान शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमारे विज्ञान से ओतप्रोत है। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि पूरा विश्व जो है एक गांव की भांति, एक कुटुंब की भांति, एक परिवार की भांति बन गया है। और जैसे कि हमारे जो अर्थ के नक्शे के अंदर अलग अलग देश होते हैं, अगर हम जो है उसको जीपीएस के तरीके से देखें, तो हम गूगल अर्थ में देखें तो हमको लगेगा कि अलग अलग शहर है, ये अलग अलग गांव है, अलग अलग कस्बे हैं, यानी हमारे बीच की जो दूरियां हैं वो आजकल विज्ञान ने समाप्त कर दी। और विज्ञान के साधन, इंटरनेट को देखिए, आप टीवी को देखिए, मोबाइल को देखिए और कंप्यूटर को देखिए, कैलकुलेटर को देखिए, इनकी सहायता आज विद्यार्थी लेता है। यानी आजकल साधनों की प्रचुरता हो गई है। जो वर्तमान की शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली है, लेकिन आज की शिक्षा प्रणाली के अंदर एक दोष आ गया है। दोष क्या आ गया है कि बच्चा पढ़ाई तो कर लेता है, स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, परंतु सब कुछ प्राप्त करने के बाद उसको जो मूल्य आने चाहिए, विनय का मूल्य, अहंकार शून्यता का मूल्य, बड़ों का आदर करना, अतिथि का आदर करना और परोपकार की भावना करना, वो मूल्य जो है वो वर्तमान की शिक्षा प्रणाली में मिसिंग है, गायब है। इस कारण आज विद्वान तो बहुत बन रहे हैं, आज बड़ी बड़ी डिग्री धारी बच्चे कॉलेजों यूनिवर्सिटियों से बाहर आ रहे हैं, लेकिन वह शिक्षा आज की रोजोन्मुखी भी नहीं है। पढ़े लिखे लोग माँ बाप पे एक बर्डन बन रहे हैं, क्योंकि वह अपना घर का पुश्तैनी कार्य करने में भी हिचकिचाते हैं। कोई किसान का लड़का है, वो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, तो वो बाप का जो खेती बाड़ी का धंधा करना पसंद नहीं करता। कोई बनिए का बेटा है, वो जो है उसने आगे पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, एमबीए कर लिया, सीए हो गया, तो वो पिताजी का किराने का या छोटा कार्य करने में हिचकिचाता है। कहने का मतलब हर जाति का बच्चा आजकल जो पुस्तैनिक कार्य करने में थोड़ा अपना कहना चाहिए, वो जो है अपने को वो नीचा फील करता है। हर एक जो है वह नौकरी करना चाहता है, वो हर एक जो टिप टॉप जो है अफसर बनना चाहता है। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि आप तरक्की करो, आप बड़े से बड़े अफसर बनो, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो मूल्यों रहित जो अफसर बनता है वह समाज की सेवा नहीं कर सकता है। क्योंकि ये सारी पढ़ाई करने के बाद व्यक्ति गृहस्थ जीवन में आता है तो अल्टीमेटली वो एक समाज का भाग बनता है, और जो कुछ भी हमारा जीवन होता है एक सामाजिक जीवन है। हम समाज के बिना नहीं रह सकते, सामाजिक प्राणी हैं। तो समाज जो है वो मूल्यों से बनता है, समाज है कुछ उसूलों से बनता है, समाज कुछ एथिक्स से बनता है। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति थोड़ा अहंकारी हो जाता है, यानी
मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि आजकल IQ, इंटेलेक्चुअल पार्ट तो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि गूगल की भी सहायता ली जाती है, वैज्ञानिक साधनों की भी सहायता ली जाती है, तो व्यक्ति तुरंत जो है किसी चीज का सॉल्यूशन कहिए, किसी चीज की व्याख्या कहिए, वह तुरंत जो है बता देता है। लेकिन वह प्रैक्टिकल जीवन में उतरना चाहिए, वो गले के नीचे उतरना चाहिए, वो मिसिंग होती। उदाहरण के तौर पर जो हमारी पुरानी शिक्षा प्रणाली के अंदर जो बच्चे गुरुकुल पढ़ के आते थे, सबसे पहला गुण उसमें विनय का गुण होता था, क्योंकि विनय की भावना को कूट कूट करके जो है गुरु जो है वो बताया करते थे। वाल्मीकि के आश्रम के अंदर दशरथ के 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने 25 वर्ष की उम्र तक शिक्षा ली, और जो है वहां पर वाल्मीकि जी ने उनको हर तरह की सामान्य विद्यार्थियों के साथ रख करके और उनको शिक्षा दी, पारंगत किया, उनको क्षत्रिय शिक्षा भी दी, और जो है वो ज्ञान की शिक्षा भी, वेदों वगैरह, शस्त्र और शास्त्र दोनों शिक्षाएं चारों भाइयों को दी। और सबसे बड़ी चीज है, उनको विनयशील बनाया। वो गुरु के प्रति बहुत समर्पित थे। उनकी विनयशीलता के आज भी गुण गाए जाते हैं। राम राज्य बोला जाता है कि जहां राम राज्य होता है वह जनता सुखी होती है। वो स्थापित किसने किया? वो भगवान राम ने किया। और स्थापित कैसे हुआ? कि वाल्मीकि जी जैसे गुरुओं के गुरुकुल में जाकर के उन्होंने विनय का पाठ पढ़ा, उन्होंने मानवीय मूल्यों की शिक्षा प्राप्त की, तब बना। तो आज वो पार्ट बहुत मिसिंग हो रहा है। एक से एक बढ़कर के विद्वान आपको मिलेंगे अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन उन विद्वानों को देखिए। आज एक जज है, वो क्यों घूस लेता है? आज एक डॉक्टर है, क्यों सुसाइड करता है? आज एक प्रोफेसर है, क्यों व्यभिचार करता है, रेप करता है? और बड़े बड़े अपराधों में आप देखो कि पढ़े लिखे लोग आपको ज्यादा मिलेंगे। बेचारे गांव के कम पढ़े लिखे ग्रामीण लोग अपनी इज्जत से डरते हैं, वो कभी भी अनैतिक कार्य नहीं करते, और उनके पास में इतना बड़ा दिमाग भी नहीं होता है कि वो ATM उखाड़ सके, चोरी कर सके, और जो घर के ताले तोड़ सके। कितने कितने अपराधों की बात करूं, आतंकवाद की बात करूं, और दूसरा है वो अपने माओवाद की बात करूं, या कितना ही करूं, तो वो सब चीजें जो है वो पहले नहीं हुआ करती थी। ये एक शिक्षा का दोष है। तो मैं उस दोष के शुद्धिकरण की बात करना चाहता हूं, और सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है। हमारी शिक्षण संस्थाओं ये बहुत महसूस कर रही है कि आज वास्तव में पुरानी शिक्षा की कुछ जो इमोशनल क्वोशेंट है, भावनात्मक विकास है, जो इंट्यूशनल पार्ट है, वह कम हो रहा है। इसीलिए आज हमारी शिक्षा, नई शिक्षा नीति में उसको जोड़ा गया है। उसके अंदर क्या कराया गया है कि हमारे अष्टांग योग को जोड़ा गया है, पुरानी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को जोड़ा गया है कि विनयशीलता कैसे आए, और व्यक्ति अहंकार को छोड़ के निरंकारी कैसे बने, इसकी शिक्षा आज जोड़ी गई है। और साथ साथ में हमारे धार्मिक ग्रंथों को भी आज पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने जो है वो पुराने जमाने के अंदर एक ऐसा उच्च वातावरण बनाया कि उस वक्त के इंसान बहुत सभ्य इंसान हुआ करते थे। तो अब हम दोनों जो शिक्षा प्रणाली का हमने कंपैरिजन किया, आज की शिक्षा प्रणाली जो है वह थोड़ी जड़वत हो रही है। और खास करके देखिए, जब हमारा कोरोना काल आया तो लगभग 1.5 साल तक हमारी ऑनलाइन शिक्षा चली। ऑनलाइन शिक्षा के अंदर व्यक्ति ऑफलाइन जो रहता है, यानी ऑनलाइन की शिक्षा प्रणाली में व्यक्ति अपने क्लासरूम की तरह अपने टीचर से रूबरू नहीं होता है। क्लासरूम में टीचर जब पढ़ाता है तो विद्यार्थी उसके हाव भाव से, उसके गुणों से, उसकी जो है पढ़ाने की शैली से बहुत कुछ सीखता है।
और उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, उसके चरित्र पर पड़ता है, वो ऑनलाइन होने से केवल जड़वत शिक्षा हो गई, एक फॉर्मल शिक्षा हो गई और लंबे समय तक जो है ये चली, साल 1.5 साल चली रही है अभी। उसके दुष्परिणाम देखे गए हैं कि जो बच्चे के अंदर जो जीवंतता आनी चाहिए, बच्चे के अंदर जो गुण आने चाहिए क्लासरूम में, और समर्पण अपने गुरु के प्रति आना चाहिए, शिक्षा के प्रति समर्पण आना चाहिए, माँ बाप के प्रति समर्पण आना चाहिए, परिवार के सदस्यों के प्रति समर्पण आना चाहिए, वह मिलनसार होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए। ये सारी बातों का बहुत बड़ा प्रभाव, और खास तौर से जो बेचारे स्कूल एजुकेशन के बच्चे हैं उन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। तो हम किसी चीज की क्रिटिसाइज नहीं करते हैं कि आज का युग विज्ञान का युग है, विज्ञान के साधनों का उपयोग करो, विज्ञान के साधन अच्छे हैं, लेकिन उसका सही तरीके से उपयोग होना चाहिए और वो हमारे जीवन में उतरना चाहिए। हमारा जीवन एक आदर्श जीवन होना चाहिए, गुड मैन का जीवन होना चाहिए। शिक्षा है वह व्यक्ति को एक आदर्श व्यक्ति बनाती है, शिष्ट व्यक्ति बनाती है, सिविलाइज्ड व्यक्ति बनाती है। अगर शिक्षा में भी सिविलाइजेशन ना हो, शिक्षा में भी व्यक्ति जो है गुण हासिल नहीं करे, तो फिर मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। पशुओं का भी समाज होता है जिसको केवल समझ कहा जाता है कि वह केवल एक मात्रा का फर्क है। पक्षियों का भी समाज होता है, हरेक का अपना अपना समाज होता है, लेकिन मनुष्यों का समाज होता है वह एक शिष्ट समाज होता है, वह गुणों का समाज होता है, वह नीति का समाज होता है, वह एथिक्स का समाज होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य के पास में डेवलप्ड मन, बुद्धि, चित्त और सारा आत्मा वगैरह सभी डेवलप्ड है, जो दूसरे प्राणियों के अंदर इतना डेवलपमेंट नहीं है। तो इसीलिए अब दोनों शिक्षाओं के बारे में हमने व्याख्या की। तो हम ये चाहते हैं जिस शिक्षा प्रणाली के गुण हैं वह दूसरे के अंदर आने चाहिए। अब क्योंकि प्राचीन युग तो चला गया, अब गुरुकुल शिक्षा प्रणाली तो वापस संभव है नहीं है, तो इसीलिए जो पुरानी चीज है उस चीज को नए के साथ में जोड़ो। हम समन्वय की बात करते हैं। जनरेशन गैप में क्या होता है, हर 25 साल के बाद में एक नई जनरेशन आ जाती है, तो सभी जनरेशन रहेगी, 3 जनरेशन रहेगी, पिता, पुत्र और पोता। तो 3 जनरेशन के बीच में अच्छे संबंध रहे, और 3 जनरेशन में चेंज अवश्य आएगा। इसीलिए हरेक को अपने अपने जनरेशन के समन्वय का काम करना चाहिए। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो ज्ञान का खजाना है, वो युवाओं को ज्ञान दे, बच्चों को ज्ञान दे, लेकिन उनके तरीके से ज्ञान दे, उनकी भाषा में ज्ञान दे, यानी विज्ञान की भाषा के अंदर उनको ज्ञान दिया जाना चाहिए। ये जो है वह इंसर्ट किया जाना चाहिए, और सरकार ने इसके बाद इस पर बहुत गहराई से अध्ययन करके नई शिक्षा नीति में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को जोड़ा है, ताकि कि जो हमारा वर्तमान समाज है वह एक अच्छा समाज बने, यानी जो है हमारा ये वसुधैव कुटुंबकम बने, हमारा जो ये देवलोक बन जावे, पृथ्वी है देवलोक बन जावे, कि वहां पर एक दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार हो। आजकल देखिए कि नकारात्मक सोच कितनी बढ़ गई है, चारों तरफ नकारात्मक ही नकारात्मक है। आप टीवी को देखिए, न्यूज़पेपर को देखिए, प्रिंट मीडिया को देखिए, किसी को देखिए, कितने अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसे ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं कि जो कभी आपने सोचा ही नहीं है, और पुराने जमाने में होता ही नहीं था। और ये अपराध का दिमाग कहां से आया, इसका मतलब कहीं न कहीं तो कमी है। तो ये सीधा ध्यान शिक्षा की तरफ जाता है कि शिक्षा में चरित्र निर्माण का कार्य नहीं किया जाता है। और कहा भी गया है
If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if the character is lost, everything is lost. हमें चरित्र का निर्माण करना है। हमारी भारतीय संस्कृति चरित्र प्रधान संस्कृति है। आज मैं आपको 25-50 साल पहले ले जाऊं तो एक जो है गणित की थ्योरम है कि एक केंद्र से एक वृत्त खींचा जाता है। केंद्र के अंदर गुण, गुणी, शिष्टाचार, चरित्रवान ऐसे लोग रहते थे, उनकी चलती थी, उनकी आज्ञा मानी जाती थी। और जो परिधि है, परिधि को सेकेंडरी मानते हुए हमारे संबंध, संपत्ति, धन और हमारा पद प्रतिष्ठा वो सारा परिधि पर रहते थे और केंद्र में गुण रहते थे और गुणी रहते थे। इस कारण से बहुत बड़ा संतुलन था और हमारा जो अर्थ है वो अनर्थ नहीं बन सकता था क्योंकि उस पर कंट्रोल था। लेकिन आज जब से ये नई शिक्षा प्रणाली आई है और व्यक्ति ने अपने बुद्धि का उपयोग जो है वह प्रज्ञा के रूप में नहीं किया, केवल बुद्धि के रूप में किया। यानी विद्वान तो वो बहुत है, लेकिन वह अच्छा मानव न होने के कारण क्या हुआ कि परिधि पे हमारे संबंध, सत्ता, धन, संपत्ति वो सारा था, वो केंद्र में आ गया और केंद्र पर जो बेचारे गुण और गुणी व्यक्ति थे उनको परिधि पर डाल दिया। तो उससे मूल के अंदर भूल हो गई और हमारे समाज में इस अर्थ ने अनर्थ कर दिया। यानी कि एन केन प्रकारेण जो है व्यक्ति धन कमावे, जिसके पास धन है वही व्यक्ति समाज में बड़ा है, उसी को मान्यता दी जाती है। एक गलत कॉन्सेप्ट बन गया। उस कॉन्सेप्ट की गलती को कारण ही बहुत सी गलतियां हो गई है। उससे हमारा समाज अव्यवस्थित हो गया, समाज में बुराइयां आई, समाज के मूल्य गिर गए, समाज में आपाधापी बढ़ी और समाज एक अशिष्ट समाज बन गया। तो हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली मूल्यों की शिक्षा और विनय की शिक्षा और इंट्यूशनल शिक्षा जब वर्तमान की विज्ञान शिक्षा के साथ जुड़ेगी, उसके अनुसार उसको पढ़ाया जाएगा तो व्यक्ति एक अच्छा शिष्टाचार वाला व्यक्ति जो है वह बनेगा। और यही दोनों शिक्षा के कंपैरिजन का जो हमें ध्यान देना है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे जो देश का निर्माण करते हैं, देश की भावी पीढ़ी है, विश्व की भावी पीढ़ी है, वही एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, अच्छे देश का निर्माण करेंगे। तो उनको आप वर्तमान की जो वैज्ञानिक शिक्षा अवश्य दो, लेकिन साथ साथ में घर में हो चाहे स्कूल में हो, उनको अच्छे अच्छे संस्कार दिए जाएं। और खास तौर से आज का मानव इगोस्टिक बन गया है, इतना ईगो बन गया है, बढ़ गया है। उस ईगो के कारण परिवार टूट रहे हैं। जो संयुक्त परिवार जिसमें 100-100 आदमी 3-3 जनरेशन साथ रहती, आज कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। तो आज के हमारे बच्चे को ये प्रारंभिक शिक्षा जो है, निरंकारी शिक्षा, विनय की शिक्षा और सच्चाई की शिक्षा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम, ऐसी हमारी जो अच्छी शिक्षा नीतियां, जीवन निर्माण के मूल्य है, वो फिर से ऐसे संस्कार बच्चों में दिए जाने चाहिए। तो आज की जो हमारी शिक्षा है अच्छी शिक्षा है। केवल ये जो कमी आ गई है, जो पार्ट मिसिंग हो गया है, उस पार्ट को जोड़ दीजिए तो वर्तमान की शिक्षा प्रणाली होलिस्टिक उत्तम शिक्षा प्रणाली हो जाएगी। क्योंकि विज्ञान के माध्यम से हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। परिवर्तन क्या है? समाज को सुविधा देना। लेकिन समाज को सुविधा देना तो अच्छी बात है, लेकिन समाज अगर निरंकुश बनेगा, अपराधी बनेगा, तो फिर वह सुख सुविधा किस काम की रहेगी। तो हमारा निष्कर्ष यह है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में
पुरानी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अच्छे अच्छे तत्वों को जोड़िए, उसके अंदर मूल्यों को जोड़िए, तो हमारी वर्तमान की शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी बन जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और हम सभी जो है भाई भाई बन करके भातृत्व भाव से जो है एक अच्छे समाज का निर्माण करें। आपके प्रति मंगल भाव। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।